आइए। आज हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे ना। 2022-23 का ये आर्थिक समीक्षा पर हम लोग चर्चा कर लिए थे और आज जो है 2023-24 का जो है बजट का चर्चा हम लोग आज कर लेते हैं ना। तो इससे आर्थिक समीक्षा से और बजट से जो आने वाला प्रश्न होगा वो आपका टिकअप हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए आप, केंद्रीय बजट 2023-24। केंद्रीय बजट 2023-24। आइए, इस पे जितना भी टॉपिक है उस पे एक एक करके सारा चीज़ पे फोकस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, जो एग्जामिनेशन व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसी का चर्चा इस पे हम लोग कर लेते हैं। आइए लिखिए। लिखिए 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। अमृतकाल का यह पहला बजट है और अपने बजट भाषण में सरकार के हाल के कुछ उपलब्धियों की चर्चा भी की गई। फुल स्टॉप दीजिएगा। अमृतकाल के इस बजट में मुख्य रूप से 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, 2 नंबर विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान देना, और 3 नंबर बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना, फुल स्टॉप दीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करके आ जाइएगा नीचे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान रखा गया है। 7% रहने का अनुमान रखा गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। वित्त मंत्री ने इस संदर्भ में कुछ योजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें डैश दे दीजिएगा, नीचे आ जाइएगा। एक नंबर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करीब 11.7 करोड़ परिवारों में 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की उपलब्धता की गई। दो नंबर उज्ज्वला के अंतर्गत करीब 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। तीन नंबर 102 करोड़ लोगों को 102 करोड़ लोगों का कोविड का टीकाकरण किया गया। 102 करोड़ लोगों का कोविड का टीकाकरण किया गया। अगला 47.8 करोड़ लोगों को
47.8 47.8 करोड़ लोगों को पीएम जन धन बैंक खाते से पीएम जन धन बैंक खाते से जोड़ा गया। अगला, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत करीब 44.6 करोड़ व्यक्तियों को 44.6 करोड़ व्यक्तियों को बीमा किया गया। और अगला, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 11.4 करोड़ से अधिक 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण किया गया। किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का अंतरण किया गया, बांटा गया, नगद दिया गया। ठीक है, ये बजट के पूर्व वित्त मंत्री ने इसकी चर्चा की कि ये एक उपलब्धि जो है वो रही है। और उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके आ जाइए, लिखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्न विवरण प्रस्तुत किए गए। आइए डैश दे दीजिए, नीचे आ जाइए। सबसे पहले आइए व्यय। एक एक करके देखेंगे। एक्सपेंडिचर क्या है, प्राप्ति क्या हुआ, घाटा किस किस में हुआ, राजकोषीय घाटा कितना हुआ, प्रारंभिक घाटा कितना हुआ, ब्याज के लिए कितना पैसा दिया गया, सब्सिडी के लिए कितना पैसा दिया गया, और कौन कौन से कार्यक्रम इसमें चलाए गए। आइए सबसे पहले व्यय लिखिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार की कुल व्यय 45.03 लाख करोड़ 45.03 लाख करोड़ यानी 45,03,97 करोड़ 3,097 करोड़ अनुमानित है। नीचे आ जाएगा 2022-23 में 2022-23 में कुल व्यय 41,87,232 करोड़ 41,87,232 करोड़ अनुमानित था। ठीक है, नीचे आके हाइफन दे लीजिएगा। 45,03,097 करोड़ में 45,03,097 करोड़ में 2023-24 में कुल खर्च का अनुमान 2023-24 में कुल खर्च का अनुमान डैश दे दीजिएगा। दो तरह का खर्च होता है, एक राजस्व खर्च और दूसरा पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। तो 45,03,097 करोड़ में जो राजस्व खर्च था वो लिखिए। राजस्व खर्च के सामने लिखिएगा 35,02,136 करोड़ 35,02,136 करोड़। और पूंजीगत खर्च जो था वो था 10,09,61 करोड़ 10,09,61 करोड़। ठीक है, नीचे हाइफन दे लीजिएगा। लिखिए 2022-23 में पूंजीगत खर्च में सरकार का कुल व्यय 7,28,274 करोड़ रुपया अनुमानित था। 274 करोड़ रुपया अनुमानित था। इस प्रकार
इस प्रकार सरकार की पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि हुई। 37.4% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये हो गया व्यय। अब प्राप्ति कहाँ कहाँ से आएगा? प्राप्ति का अनुमान, नीचे आगे लिख दीजिए प्राप्ति लिखिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 45,03,097 करोड़ 45,03,097 करोड़ के कुल प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिए डैश दे दीजिएगा। इतना जो हम अनुमान करके रखे हैं वो आएगा कहाँ से? खर्च तो हम बता दिए, ये हो जाएगा प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, उसमें आ जाइए, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व से जो प्राप्ति होगा वो लिखिए 26,32,281 करोड़ 26,32,281 करोड़। और पूंजीगत प्राप्ति जो होगा वो प्राप्ति होगा 18,70,816 करोड़। ठीक है, 18,70,816 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति के रूप में प्राप्त जो है वो होगा, इसका अनुमान हम किए हैं। ठीक है, मतलब खर्च उतना रखे हैं। ठीक है, और ये प्राप्ति कहाँ से होगा दोनों? तो प्राप्ति का अनुमान हम लोग राजस्व से इतना और पूंजीगत से इतना रखे हैं। ठीक है, ये हो गया खर्च और प्राप्ति। अब आ जाइए घाटा। घाटा लिखिए, प्राप्तियों और व्ययों के खर्च के इन अनुमानों से इन अनुमानों से 2023-24 में
2023-24 में राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट जिसको कहा जाता है, राजस्व घाटा, लिखिए, डैश देके लिखिएगा, 8,69,855 करोड़ रुपए, 855 करोड़ रुपए रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है, बजट में लगाया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का, यह सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 2.9% होगा, 2.9% होगा। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिएगा। 2022-23 में 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का, राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% 3.8% अनुमान रखा गया था, अनुमान रखा गया था। किंतु इसका संशोधित अनुमान, किंतु इसका संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.1%, जीडीपी का 4.1% रहा है। ठीक है, अब इसमें जितना खर्च रखे और जितना उसके लिए हम पैसा जहाँ से अर्न करेंगे, वो दोनों यदि ये करेंगे तो हमको कितना घाटा लगेगा। ठीक है, उतना अब यदि खर्च करेंगे तो किसी चीज़ में घटेगा, किसी चीज़ में बढ़ेगा, तो उस हिसाब से सरकार जो है वो अपना राजस्व घाटा निर्धारित करती है, अनुमान करती है कि यदि ये बजट में हम प्लान किए तो हमको राजस्व घाटा इतना होने का अनुमान है। ठीक है, तो इसीलिए 2023-24 में वो सकल घरेलू उत्पाद का जो जीडीपी का जो है वो 2.9% राजस्व घाटा रहने का अनुमान रखा गया है। ठीक है, और 2022-23 में 3.8% रखा गया था, लेकिन बढ़ के हो गया था 4.1%। अब ये राजस्व घाटा में भी बहुत सारा घाटा है। ठीक है, कौन कौन सा मिल करके, अब नीचे आ जाइए, थोड़ा फिजिकल डेफिसिट देख लीजिए। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा देख लीजिए, लिखिए 2023-24 में 2023-24 में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़, 17,86,816 करोड़ बजट में अनुमान किया गया है। बजट में अनुमान किया गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का,
जो सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 5.9% होगा। ठीक है, यानी सरकार को राजकोषीय घाटा भी, सरकार की नीति रहती है कि राजकोषीय घाटा को कम से कम होने दिया जाए, उसको बढ़ने नहीं दिया जाए ना। ठीक है, तो वो अन्य तरीके से उसको कंट्रोल करती है वो। अब मान लीजिए कि सरकार पेट्रोल खरीद रही है बाज़ार से आपको 100 रुपये और आपको दे रही है 80 रुपये। ठीक है, तो 20 रुपया वो जो है वो उसका घाटा जा रहा है। तो यदि मान लीजिए वो 10 बरस वैसा की, तो 10 बरस की तो वो 20 रुपया कितना हो जाएगा? वो तो उसको अपने घर से ही देना पड़ रहा है ना, जहाँ से वो खरीद रहा होगा तेल। तो वो राजकोषीय घाटा के रूप में जमा होते जाता है। तो ये बहुत चीज़ में, ये एक उदाहरण आपको दिए कि ये पेट्रोलियम में ऐसे करती है। इसीलिए अब पेट्रोल को बाज़ार पे छोड़ दिया गया कि अब आप भी, यानी बाज़ार भी इसको सहे और सरकार भी सहेगी। ठीक है, ये नीति अब नहीं रहेगा कि पब्लिक को खुश करने के लिए हम जो है वो जमा करते जाएं, जमा करते जाएं, जमा करते जाएं। एक बार ऐसा होगा कि इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि पूरा देश में विरोध हो जाएगा उसका, फिर आर्थिक संकट आ जाएगा वो। तो ऐसी नीति नहीं अपनाई जा सकती, इसीलिए पेट्रोल को बाज़ार पे छोड़ दिया गया। ठीक है, उसी तरह आपका बहुत सारा इंडेन गैस में दिया जाता है, बहुत सारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, तो वो सब जो है वो इसी राजकोषीय घाटा में सब आते जाता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ राजकोषीय घाटा में मुख्य रूप से आपका, आप सोच सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है। ठीक है, उसी में लिखिएगा कोविड-19 महामारी में, कोविड-19 महामारी में सरकार के भारी खर्चों के चलते, सरकार के भारी खर्चों के चलते 2020-21 के बाद, 2020-21 के बाद 2021-22, 2021-22 और 2022-23, 2022-23 में भी राजकोषीय घाटा उच्च स्तर पर रहा है, उच्च स्तर पर रहा है। अब तक का सर्वोच्च स्तर, अब तक का सर्वोच्च स्तर 9.2%, 9.2% रहा है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर उसी में आ जाएगा पैराग्राफ चेंज करके या हाइफन देके। 2020-21 में, 2020-21 में राजकोषीय घाटा, एकदम फैक्टराइज कर करके अलग अलग लिखिएगा ना। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2%, 9.2%। 2021-22 में, 2021-22 में जीडीपी का 6.7%, 6.7%।
रहा है। और 2022-23 में 2022-23 में यह जीडीपी का 6.4% अनुमानित रखा गया था। और फिर 2023-24 में ये 5.9% रखा गया है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्राथमिक घाटा। लिखिए 2023-24 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% अनुमानित किया गया है। जो लगभग 7,06,845 करोड़ है। 7,06,845 करोड़ है। फुल स्टॉप दीजिएगा। पिछले वर्ष 2022-23 में यह जीडीपी का 2.8% अनुमानित था। 2.8% अनुमानित था, जो संशोधित आकलन में 3% रहा था, 3% रहा था। ठीक है। व्यय हो गया, प्राप्ति हो गया, घाटा हो गया। अब थोड़ा ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी लिखिए, सरकार को ब्याज भी देना पड़ता है ना। लिखिए, ब्याज अदायगी सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद होती है। ये सीधा सीधा ऐसा ही प्रश्न पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा सरकार को पैसा किस चीज़ में देना पड़ता है? ब्याज अदायगी सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में
ब्याज की अदायगी के लिए ब्याज की अदायगी के लिए 10,79,971 करोड़ 10,79,079 10,79,971 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में किया गया है, जबकि 2022-23 में 2022-23 के बजट में ब्याज अदायगी के लिए करीब 9,40,651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 9,40,651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये तो कुछ ब्याज देने के लिए। कुछ सब्सिडी का भी देख लीजिए ना, थोड़ा सब्सिडी लिख करके टैक्स दे दीजिए। सब्सिडी लिखिए। सब्सिडी के लिए किए जाने वाले खर्च में 2023-24 में कटौती की गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख सब्सिडी के लिए 3,74,707 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3,74,707 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें खाद्य सब्सिडी के लिए 1,97,350 करोड़ रुपए 1,97,350 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी के लिए 1,75,100 करोड़ रुपए 1,75,100 करोड़ रुपए और
पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 2,257 करोड़ रुपए 2,257 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, खाद सब्सिडी के लिए, उर्वरक सब्सिडी के लिए और पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए, ये 2023-24 के लिए। पैराग्राफ चेंज करिएगा। 2022-23 में 2022-23 में सब्सिडी के लिए 3,17,866 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 3,17,866 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये पैसा जो है वो वित्तीय वर्ष में आवंटित किया जाता है, उसी हिसाब से ऋण माफ़ किया जाता है। उसी तरह खाद सब्सिडी में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, उसी तरह से पेट्रोलियम में किया जाता है। ये सब जो है वो सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। और फिर आ जाइए, थोड़ा कुछ विभिन्न मदों में कितना पैसा अलॉट किया गया है, नीचे आ जाइएगा, लिखिए। बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मदों में निम्न व्यय किए जाएंगे। निम्न व्यय किए जाएंगे। लिखिए, 1 नंबर परिवहन के लिए 5,17,034 करोड़ रुपया, 5,17,034 करोड़ रुपया। फिर आइए रक्षा के लिए 4,32,720 करोड़ रुपए, 4,32,720 करोड़ रुपए। फिर आइए ग्रामीण विकास के लिए 2,38,204 करोड़ रुपए, 204 करोड़ रुपए। और एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए,
1,12,899 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये कुछ विभागवार जो है वो उसमें परिवहन विभाग में सबसे अधिक, और यदि रक्षा का ये 4,32,720 स्पेशली रक्षा के लिए, यदि उसमें पेंशन जोड़ दीजिएगा और टोटल रक्षा मंत्रालय का खर्च यदि जोड़ दीजिएगा तो वो ज़्यादा हो जाता है, और रक्षा मंत्रालय पर बहुत ज़्यादा व्यय जो है वो रक्षा बजट में किया गया है। वो करीब करीब कुल बजट का 13% जो है वो डिफेंस पे सरकार खर्च करेगी। 13% जो है वो खर्च करेगी। ये तो कुछ विभागवार हो गया, एक दो विभागवार कभी कभी पूछ लेता है। अब थोड़ा आ जाइए, इस बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। ठीक है, जिसको कहा गया है सप्तऋषि। लिखिए, थोड़ा आ जाइए नीचे, हेडिंग दे दीजिए। लिखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री ने 7 प्राथमिकताएं अमृतकाल के दौरान अपनाए जाएंगे, जिसे सप्तऋषि कहा गया है। सप्तऋषि कहा गया है। वे हैं लिखिए, एक नंबर या ऐसे शो कर दीजिएगा, प्राथमिकता एक, और डैश देके उसमें लिखिए समावेशी विकास। प्राथमिकता दो, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। प्राथमिकता तीन, अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। 4 नंबर, प्राथमिकता 4,
सक्षमता को सामने लाना, सक्षमता को सामने लाना। प्राथमिकता 5, प्राथमिकता 5 हरित विकास, हरित विकास। प्राथमिकता 6 युवा शक्ति, युवा शक्ति को प्रायोरिटी दी जाएगी। और प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सब जो है वो बजट का प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज है। अब इसमें 1 नंबर पे आ जाइए। प्राथमिकता 1 समावेशी विकास। और इसके लिए सरकार क्या करेगी, कितना पैसा अलॉट करेगी, कौन सा कार्यक्रम लागू करेगी, तब वो समावेशी विकास तक पहुंच पाएगी। प्राथमिकता 1 समावेशी विकास। लिखिए, समावेशी विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए मुख्य रूप से 1 नंबर कृषि एवं सहकारिता, कृषि एवं सहकारिता। और 2 नंबर स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, पर विशेष बल दिया गया है। हाइफन दे लीजिएगा नीचे आकर के। लिखिए, कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए कृषि वर्धक निधि, कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी, स्थापित की जाएगी। और कृषि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा समावेशी विकास के तहत, समावेशी विकास के तहत समावेशी विकास के तहत कृषि के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत आत्मनिर्भर बागवानी, आत्मनिर्भर बागवानी, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। और इसके लिए, और इसके लिए करीब 2200 करोड़ रुपए का, 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा आकर के। भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान, भारतीय बाजार नहीं लिखिएगा, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को विकसित किया जाएगा। और फिर आ जाएगा उसी में हाइफन देके, इसी समावेशी विकास के तहत पीएम समावेशी विकास के तहत पीएम मत्स्य संपदा योजना, की एक नई उप योजना प्रारंभ की जाएगी। फुल स्टॉप दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करिएगा। इसके अलावे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 2.1% और शिक्षा में 2.9% बजटीय व्यय बढ़ाया जाएगा। ये तो प्रथम प्राथमिकता में हो गया है, ठीक है। अब आइए प्राथमिकता 2। लिखिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। लिखिए, इसके लिए डैश दे दीजिएगा और हाइफन देके नीचे चले आइएगा। 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
प्रारंभ किए जाएंगे। प्रारंभ किए जाएंगे। फिर आ जाइएगा नीचे, हाइफन दे लीजिएगा, जनजातीय समूहों के, जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन चलाया जाएगा और इसके लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर हाइफन देख नीचे आ जाएगा, पुराने पांडुलिपियों को संरक्षित रखने के लिए भारत श्री संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइए प्राथमिकता तीन, अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। देखिए, इसके तहत शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए शहरी अवसंरचना विकास कोष बनाया जाएगा। और हवाई अड्डों, रेलवे आदि का विकास किया जाएगा। फिर आइए प्राथमिकता 4, सक्षमता को सामने लाना, यानी आपका जो स्किल है उसको सामने लाया जाएगा। देखिए, इसके तहत हाइफन दे लीजिएगा, मिशन कर्मयोगी के तहत
केंद्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण करने के लिए योजना बनाई जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उसी में हाइफन देखा जाएगा। देश के शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए केंद्र खोले जाएंगे। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर उसी में आ जाएगा न्यायिक क्षेत्र में सुधार के लिए ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। और अगला, प्रयोगशाला में हीरा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रयोगशाला में हीरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए अनुदान दिया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइए प्राथमिकता 5 हरित विकास। इसके तहत हाइफन देख वैसे ही आ जाएगा नीचे। पर्यावरण के प्रति सजग रहने के लिए लाइफ प्रारंभ की जाएगी।
लाइफ प्रारंभ की जाएगी। यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई है। फिर उसी में हाइफन देख नीचे आ जाएगा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 19,700 करोड़ रुपए, 19,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन देकर नीचे आ जाएगा, हरित विकास के लिए पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम कार्यक्रम चलाया जाएगा, योजना चलाई जाएगी, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर हाइफन देख उसी में आ जाइए, गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अपशिष्ट जितना ये पॉलीथीन वगैरह होता है, जितना कचरा होता है शहर का, उस संयंत्र में डाला जाता है और फिर उससे पॉलीथीन अलग निकाल करके और सब चीज़ अलग निकाल करके और फिर उससे अलग अलग वस्तु बना दिया जाता है और फिर उसको बाज़ार में बेच दिया जाता है। तो ये हो गया अपशिष्ट से आमदनी। ये ऐसा संयंत्र जो है वो लगाया जाएगा। फिर आइएगा उसी में मिट्टी,
नीचे आके लिखिएगा मिष्टी मिष्टी योजना। लिखिए, तटीय क्षेत्रों में, खास करके समुद्र तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के पौधा, मैंग्रोव के पौधा रोपण के लिए, मैंग्रोव पौधा रोपण के लिए मिष्टी योजना प्रारंभ की जाएगी। मिष्टी योजना प्रारंभ की जाएगी ताकि वैसे क्षेत्रों में लोगों को आमदनी हो सके। आमदनी हो सके। ठीक है। सुंदरबन के क्षेत्र में मैंग्रोव का वन पाया जाता है ना, तो वो बड़ा लाभदायक होता है, उससे बहुत चीज़ बना करके बेचा जाता है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए मिष्टी योजना केंद्र सरकार लाई है, जो मुख्य रूप से आपका पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ये महाराष्ट्र के निचले क्षेत्र में ये योजना लागू करेगी और उस क्षेत्र में इस पौधे को लगाया जाएगा और वहाँ इसका जो है वो लाभ स्थानीय लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसको लिखे तो प्रधानमंत्री इसको शुरू किए हैं वो। ठीक है। फिर आ जाइएगा उसी में हाइफन देके, अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना के माध्यम से अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि और जैव विविधता वाले क्षेत्र, जैव विविधता वाले क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए प्राथमिकता 6, युवा शक्ति। युवा शक्ति, वैसे ही हाइफन देखा जाएगा। देखिए, इसके तहत अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावे फिर नीचे आ जाएगा, इसके अलावे स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा
तैयार किया जाएगा। और फिर आ जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रारंभ की जाएगी। और फिर उसी में आ जाएगा सीमावर्ती क्षेत्रों के, सीमावर्ती क्षेत्रों के ढांचागत विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इसमें से बहुत सारा कार्यक्रम आपको हम लिखाए हैं बीच बीच में ना। पीएम बहुत सारे शुरू किया गया है, पीएम से संबंधित बहुत सारा कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिर आइए प्राथमिकता 7, वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र, हाइफन दे लीजिएगा। इसके तहत, इसके तहत वित्तीय सहायक सूचना के लिए, वित्तीय सहायक सूचना के लिए सूचना के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। स्थापना की जाएगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आ जाएगा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम के तहत केंद्रीय डाटा संसाधन, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्थापित किए जाएंगे। फिर आ जाएगा, इसी में हाइफन दे लीजिएगा, इसके अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए, 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना, एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। दो वर्ष की अवधि के लिए एक
लघु बचत योजना चलाई जाएगी जिसका नाम रहेगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। और फिर हाइफन दे लीजिएगा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा, अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजनशिप के लिए जो पैसा था जमा करने का 15 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 30 लाख रुपया कर दिया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। ये 7 प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी इस बजट में थी। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना होगा, जो जनरली बजट के अलावे भी पूछेगा ना, कौन सा योजना किससे संबंधित है। जैसे वाइब्रेंट विलेज योजना, स्वदेश दर्शन योजना, स्किल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अमृत धरोहर योजना, मिष्टी गोवर्धन स्कीम, पीएम प्रमाण, बहुत सारा योजना है ये। या फिर मिशन कर्मयोगी क्या चीज़ से संबंधित है। ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट, और केवल आपसे उतना ही पूछ लेगा कि वो किससे संबंधित है और किस बजट में ये आया है ये। या फिर हमको तो लग रहा है कि सर पक्का पूछेगा ये प्राथमिकता, 7 प्राथमिकताएं जो हैं वो सामने सामने मिलाने के लिए केवल दे देगा कि किस प्राथमिकता में क्या है। तो ये आप उसको फोकस करके रखिएगा, ठीक है। आज इसको यहीं छोड़ दीजिए।